चैप्टर 37 की शुरुआत होती है गर्म दोपहर से। सूरज तेज चमक रहा है और क्लाइन अपने घर से निकलता है। इस बार वो अपना यूजुअल फॉर्मल सूट नहीं पहनता, क्योंकि उसे काफी दूर पैदल चलना है, आयरन क्रॉस स्ट्रीट तक, जहां पहले वो रहता था और जहां वेल्च का घर भी था। अगर वो एक्सपेंसिव सूट पहनता तो पसीने से खराब हो जाता, इसलिए वो हल्के कपड़े पहनता है। लिनन शर्ट, ब्राउन कोट, राउंड फेल्ट हैट और पुराने लेदर शूज। इससे वो आराम से चल सकता था। जब वो डैफोडिल स्ट्रीट से आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक स्क्वायर के पास से गुजरता है, वही जगह जहां पहले सर्कस लगा था। क्लाइंट को याद आता है कि वहीं एक एनिमल ट्रेनर ने उसका फॉर्चून बताया था। उस समय क्लाइंट को लगा था कि शायद वो कोई हिडन एक्सपर्ट होगी, कोई ऐसी मिस्टीरियस व्यक्ति जो उसे गाइड करने आई हो। उसे उम्मीद थी कि शायद वो फिर मिलेगी और उसे भविष्य के बारे में हिंट्स देगी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सर्कस जा चुका था। क्लाइन खुद ही मुस्कुराकर सोचता है कि जिंदगी हमेशा नॉवेल जैसी ड्रामेटिक नहीं होती। हर जगह हिडन मास्टर या डेस्टिनी गाइड नहीं मिलता। आगे वो आयरन क्रॉस स्ट्रीट पहुंचता है। ये एक साधारण सड़क नहीं थी, असल में दो सड़कों के क्रॉस से बना एरिया था, इसलिए इसका नाम आयरन क्रॉस स्ट्रीट पड़ा। इस क्रॉसिंग से चार दिशाओं में सड़कें निकलती थीं: लेफ्ट स्ट्रीट, राइट स्ट्रीट, अपर स्ट्रीट और लोअर स्ट्रीट। क्लाइन पहले लोअर स्ट्रीट में रहता था, लेकिन वहां रहने वाले लोग अपने एरिया को लोअर स्ट्रीट नहीं कहते थे, वे उसे मिडिल स्ट्रीट कहते थे। ऐसा इसलिए ताकि वो खुद को उससे भी गरीब लोगों से अलग दिखा सकें, जो कुछ दूर और नीचे रहते थे। वहां हालात इतने खराब थे कि एक कमरे में 5-6 लोग तो आम बात थी, कभी कभी 10 लोग भी एक ही कमरे में रहते थे। क्लाइन चलते चलते एंटेगोनिस्ट नोटबुक के बारे में सोचता रहता है। वही नोटबुक जिसने इतनी मुसीबतें खड़ी की, वही नोटबुक जिसकी वजह से वेल्च और नाया की मौत हुई, वही नोटबुक जिसे नाइट हॉक्स ढूंढ रहे हैं। ये सोचकर उसका मन भारी हो जाता है। इसी समय पीछे से एक आवाज आती है, लैड। क्लाइन मुड़कर देखता है तो सामने स्माइरन बेकरी की बूढ़ी मालकिन मिसेस वेंडी खड़ी होती हैं। उनके बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन चेहरा बहुत फ्रेंडली है। वो क्लाइन से पूछती हैं कि वो उदास क्यों दिख रहे हैं। क्लाइन हल्का सा कहता है कि बस थोड़ा परेशान है। तब वेंडी एक सिंपल लेकिन गहरी बात कहती हैं, चाहे चिंता कितनी भी हो, कल फिर भी आएगा। फिर वो उसे अपनी नई बनाई हुई स्वीट आइस टी चखने के लिए देती हैं। बातों बातों में पता चलता है कि वेंडी असल में टिंगिन की नहीं है। वो साउथ की रहने वाली हैं और करीब 40 साल पहले अपने पति के साथ यहाँ आई थी। वो नॉर्दर्न फूड की आदतों से कभी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो पाई। उन्हें अपने होम टाउन की डिशेज याद आती हैं: पोक सॉसेजेस, पोटैटो ब्रेड, रोस्टेड पैनकेक्स और स्वीट आइस टी। क्लाइन चाय पीता है और उसे वो अर्थ की आइस्ड ब्लैक टी जैसी लगती है, बस थोड़ा अलग टेस्ट के साथ। वो तुरंत फ्रेश महसूस करता है। ये छोटा सा मोमेंट क्लाइन के मूड को थोड़ा हल्का कर देता है। थोड़ी देर बाद क्लाइन अपने पुराने अपार्टमेंट एरिया में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, अचानक उसे एक अजीब फीलिंग होती है। उसके दिल पर जैसे कोई भारी उदासी छा जाती है। कोई साफ वजह नहीं थी, लेकिन उसे लगता है जैसे हवा में ग्लूम भरा हुआ है। क्लाइन तुरंत समझ जाता है कि कुछ अनयूजुअल है। वो अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट करता है। वो अपनी ग्लबेला यानी भौहों के बीच वाले हिस्से पर 2 बार टैप करता है। जैसे ही स्पिरिट विजन एक्टिवेट होती है, उसके सामने लोगों की ऑराज दिखाई देने लगती हैं। लेकिन इस बार उसकी अटेंशन हेल्थ कलर्स पर नहीं जाती। उसकी नज़र उन डार्क कलर्स पर जाती है जो सैडनेस और होपलेसनेस दिखाते हैं। वो देखता है कि आसपास के हॉकर्स और पेडेस्ट्रियंस की ऑराज में गहरी उदासी है। ये कोई टेम्पररी मूड नहीं था, ये सालों की गरीबी और दबाव से पैदा हुआ इमोशनल कलर था। क्लाइन को तुरंत ओल्ड नील की बात याद आती है। स्पिरिट विजन इस्तेमाल करते समय दूसरों की इमोशंस भी खुद पर असर कर सकती हैं। सीयर बनने के बाद क्लाइन की परसेप्शन बहुत तेज हो गई थी, इसलिए अब वो दूसरों की फीलिंग्स को भी ज्यादा स्ट्रांगली महसूस करता था। क्लाइन समझ जाता है कि ये एरिया की गरीबी और स्ट्रगल्स की वजह से है, इसलिए वो स्पिरिट विजन बंद करता है और खुद को शांत करता है। फिर वो अपने पुराने अपार्टमेंट में जाता है और केयरफुली हर फ्लोर चेक करता है। वो कोशिश करता है कि कहीं एंटीगोनिस्ट नोटबुक का कोई क्लू मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ना कोई अबनॉर्मल प्रेजेंस, ना कोई स्पिरिचुअल बॉडी। फिर वो वेल्च के बंगलो तक जाता है, लेकिन वहां भी कोई क्लू नहीं मिलता। वो सोचता है कि नाइट हॉक्स पहले ही पूरा हाउस सर्च कर चुके होंगे, इसलिए वहां कुछ मिलने की उम्मीद कम थी। वापस लौटते समय वो एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है, जहां सड़कें साफ थीं और दुकानों के विंडोज चमक रहे थे। तभी उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ती है, डिविनेशन क्लब। ये नाम देखते ही क्लाइन को याद आता है कि उसे सीयर की तरह एक्ट करना है। अगर उसे पोशन डाइजेस्ट करना है तो उसे डिविनेशन से जुड़ी एक्टिविटीज करनी चाहिए। इसलिए वो अंदर जाने का फैसला करता है। डिविनेशन क्लब के रिसेप्शन में एक सुंदर फीमेल अटेंडेंट बैठी होती है। वो क्लाइन से पूछती है कि क्या वो फॉर्चून टेल करवाना चाहता है या क्लब ज्वाइन करना चाहता है। क्लाइन कैजुअली मेंबरशिप के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि मेंबरशिप फी पहले साल 5 पाउंड्स है और बाद में हर साल 1 पाउंड।
वो तुरंत समझ जाता है कि ये उसके लिए अभी बहुत महंगा है। तब वो पूछता है कि अगर वो सिर्फ फॉर्चून टेल करवाना चाहे तो क्या होगा। अटेंडेंट उसे एक एल्बम दिखाती है जिसमें क्लब के फॉर्चून टेलर्स की डिटेल्स और फीस लिखी होती है। कुछ एक्सपीरियंस्ड फॉर्चून टेलर्स 4 सोली तक चार्ज करते थे, जो क्लाइंट के लिए बहुत एक्सपेंसिव था। आखिर में उसे एक बिगिनर मेंबर मिलता है, ग्लासेस, जो सिर्फ 2 पेन्स लेता है। क्लाइंट तुरंत उसी को चुनता है। अब चैप्टर 38 शुरू होता है। अटेंडेंट उसे एक रूम तक ले जाती है। वहां ग्लासेस नाम का आदमी मिलता है। वो करीब 30 साल का था, डार्क ग्रीन आइज और लाइट येलो हेयर के साथ। उसकी पर्सनालिटी फ्रेंडली लगती है, लेकिन वो खुद ही ईमानदारी से कह देता है कि वो अभी बिगिनर है और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फॉर्चून टेलर नहीं है। फिर वो क्लाइंट को एक इंटरेस्टिंग ऑफर देता है। वो कहता है कि वो इस डिविनेशन को फ्री एक्सचेंज की तरह करना चाहता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना चाहता है। क्लाइंट सीधे मना नहीं करता, लेकिन 2 पेनीज देने का फैसला बाद में करता है। डिविनेशन शुरू होती है। ग्लासेस टैरो कार्ड्स निकालता है और क्लाइंट से कहता है कि वो उस आइटम के बारे में सोचे जिसे वो ढूंढ रहा है। क्लाइंट अपने मन में एंटिगोनिस नोटबुक के बारे में सोचता है और कार्ड्स शफल करता है। पहला क्वेश्चन था, क्या नोटबुक अभी भी मिल सकती है? क्लाइंट कार्ड फ्लिप करता है और कार्ड इन्वर्टेड निकलता है। ये कार्ड था द फूल। ये देखकर क्लाइंट चौंक जाता है, क्योंकि टैरो क्लब में वो खुद मिस्टर फूल का रोल निभा रहा था। उसे लगता है कि ये कोइंसिडेंस इतना सिंपल नहीं है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या नोटबुक किसी और के हाथ लग चुकी है? इस बार कार्ड निकलता है 10 स्टार, और वो भी इन्वर्टेड। ग्लासेस इसका मतलब बताता है कि नोटबुक अभी किसी और के हाथ नहीं लगी है। डिविनेशन खत्म होने के बाद क्लाइंट ग्लासेस को 2 पेनीज देता है। ग्लासेस पहले मना करता है, लेकिन क्लाइंट कहता है कि ये डिविनेशन के लिए रिस्पेक्ट है। जाते जाते क्लाइंट स्पिरिट विजन से देखे हुए ग्लासेस की ऑरा को याद करता है। उसे ग्लासेस के लंग्स के आसपास डार्क ऑरेंज कलर दिखा था, जो बीमारी का संकेत था। इसलिए वो उसे सलाह देता है कि जल्दी डॉक्टर को दिखाए। ग्लासेस को यह बात अजीब लगती है और उसे लगता है कि क्लाइंट मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में जब वो खुद डिविनेशन करता है तो उसे शक होने लगता है। दूसरी तरफ क्लाइंट डिविनेशन क्लब से निकलते हुए सोचता है कि अगर वो सच में सीयर की तरह एक्ट करना चाहता है तो उसे यहाँ मेंबरशिप लेनी चाहिए। यहाँ वो डिविनेशन प्रैक्टिस कर सकता है। थोड़ी देर बाद क्लाइंट ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी पहुंचता है। वहां लेनर्ड मिचेल मिलता है। लेनर्ड अचानक क्लाइंट से एक अजीब सवाल पूछता है। वो पूछता है कि वेल्च और नाया ने तुरंत सुसाइड क्यों किया, लेकिन क्लाइंट बच गया। क्लाइंट ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन देता है कि शायद नोटबुक को हाइड करवाने के लिए उसे जिंदा छोड़ा गया था। लेकिन लेनर्ड एक और सवाल पूछता है, अगर उसे साइलेंस करना था तो उसे नोटबुक डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों नहीं कहा गया? और यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा मिस्ट्री हिंट है।